हेलो एवरीवन, अगर आप भी 72वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये 10 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल नीचे पिंड कमेंट से जाकर के डाउनलोड कर लेना। इस वीडियो में हम 30 एमसीक्यूज ऐसे करने वाले हैं जो बिहार पीसीएस के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो प्रेसिडेंट होते हैं वो किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। अब विधेयक क्या होता है, यानी कि अगर कोई भी काम पार्लियामेंट को पारित करना है तो पहले एक रॉ बिल बनाया जाता है, इसी बिल को हम विधेयक बोलते हैं। और फिर इस विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में पारित कराना होगा। इसके बाद इस विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति जब जाहिर करेंगे तो ये विधेयक जाकर के कानून बनता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति को ये विधेयक पसंद ना आए तो वो लोकसभा और राज्यसभा को पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं। तो ये जो पुनर्विचार में भेजने की शक्ति है ये किस आर्टिकल के तहत है? तो 4 आर्टिकल आपके सामने है। इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब होगा अनुच्छेद 111, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अनुच्छेद 111 में साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपति के पुनर्विचार की क्षमता कहाँ पर है? आर्टिकल 111 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन संसद द्वारा राज्यों के आधे से अधिक विधानमंडलों की स्वीकृति चाहता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका मेरे भाई आप सही जवाब दीजिए। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका मेरे भाई करेक्ट जवाब होगा राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और ये बिहार पीसीएस में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि ये क्वेश्चंस करके जाना, वरना आप बहुत बुरी तरीके से पछताओगे। प्रोसीड्यूर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ की अवधारणा किस देश से ली गई थी? तो आपको ये टर्म बताना होगा। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि कुछ ना कुछ चीज़ें हमने कहीं ना कहीं देशों से ली हैं, किसी न किसी देशों से जो कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पर ली हैं। तो प्रोसीड्यूर्स की जो एक धारणा है ये हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है? तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा ये हमने जापान से लिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकारों की बात करें तो भैया वो कहाँ से लिए हैं? वो अमेरिका से लिए हैं मौलिक अधिकार। और जो आपकी प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में वी द पीपल ऑफ इंडिया ये कहाँ से लिया है? तो ये भैया लिया है ऑस्ट्रेलिया से। तो इतनी बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? अब जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सिटिंग हो रही थी तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो सलाहकार थे वो कौन थे? एडवाइजर कौन थे? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब होगा ये थे BN राव। BN राव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है। BN राव, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो संवैधानिक सभा के जो सलाहकार थे, एडवाइजर थे, वो कौन थे? वो थे श्री BN राव। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? अब यहाँ पर कुछ मौलिक अधिकार हैं, उनमें से अब कुछ के आर्टिकल अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर 6 आपके मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 हुआ करते थे, अब 6 हैं। इन 6 में से ऐसा मौलिक अधिकार कौन सा है जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त है? नागरिक का मतलब होगा कि जो भारत के वासी हैं, जिनका आधार कार्ड भारत का, भारत के निवासी हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको दिया जाता है। तो ये मेरे भाई सही जवाब होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आप जो चाहें बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर कोई फॉरेनर चाहे कि हम इंडिया की राजनीति के बारे में या अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ बोलें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ, ये राइट किसको प्राप्त है? ये राइट सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है। प्रयाग प्रशस्ति ये संबंधित है, एक प्रयाग प्रशस्ति एक अभिलेख था। अब ये अभिलेख किस राजा के टेन्योर पे या फिर किस सम्राट के टेन्योर पे लिखा गया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा ये समुद्रगुप्त के समय पर अभिलेख मिला था, लिखा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का संबंध किससे है? तो इसका सीधा संबंध समुद्रगुप्त से होगा। किसका भैया? समुद्रगुप्त से होगा। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा बड़े पैमाने पर किसने जारी करी? अब स्वर्ण का मतलब होता है गोल्ड, तो आप ध्यान रखिएगा कि भारत के अंदर सबसे पहले जो सोने के सिक्के थे वो भारी मात्रा में किसने चलाए थे? सोने के सिक्के अधिक मात्रा में किसने चलाए थे? तो मेरे भाई सही जवाब क्या हो जाएगा? कनिष्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। जब कनिष्क राजा था तो उसने सोने के जो सिक्के थे वो भारत में काफ़ी पैमाने पर चलवाए थे, काफ़ी पैमाने पर उसने सोने के सिक्कों का निर्माण करवाया था। अवमुक्त माल्याद ये इसके रचयिता कौन है? ये इम्पॉर्टेंट बुक है, ये बिहार की एक रचयिता है, उनकी बुक है, बहुत इम्पॉर्टेंट, ये आपको बताना होगा। अभिमुक्त माल्यादा ये किसकी पुस्तक है?
ये किसकी पुस्तक है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो मेरे भाई इसका सही जवाब जरूर होगा कृष्णदेव राय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है कृष्णदेव राय की। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि याद कर लेना ये प्रीवियस ईयर है, अब बार बार पूछे जाते हैं। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो नीचे से पीडीएफ जाकर के डाउनलोड कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लगातार जब तक बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम लगातार ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे, ऐसे क्वेश्चंस लाते रहेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। अब 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ये बिहार में इसका नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में बिहार में इसका नेतृत्व किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा वीर कुंवर सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बिहार के नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था 1857 के विद्रोह को। अब इसकी आग जो है कहाँ से भड़की थी? तो भैया ये भड़की थी मेरठ से। मंगल पांडे आपको पता होगा, बैरक का सिपाही था, मेरठ की बैरक का। उन्होंने क्या किया था? इसको जो है विद्रोह करने का काम किया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? अब कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए, लेकिन किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, यानी कि जो हमारा देश होगा वो हमें पूर्ण चाहिए, पूरा का पूरा स्वराज चाहिए, ऐसा किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो 4 अधिवेशन आपके सामने हैं। सही जवाब होगा लाहौर अधिवेशन, जो 1929 में हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में भैया हम लोगों ने क्या एक संकल्प लिया था कि हमें क्या चाहिए? हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें पूरा का पूरा देश आज़ाद चाहिए। पृथ्वी का सर्वाधिक घनत्व किस परत पे पाया जाता है? अब पृथ्वी जो है अर्थ, उसके बहुत सारी परतें भी हैं। कई बार आपने पढ़ा होगा, ऐसे आप ऐसी कुछ लिखते हैं, ये जो होती है इसको कोर बोला जाता है, ये कोर है। ऊपर जिसमें हम लोग रहते हैं इसको क्रस्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट। इसी को भूपर्पटी बोलते हैं। और बीच में 2 परतें यहाँ पर पाई जाती हैं, जिसको हम मेंटल और सियाल बोलते हैं। तो आपसे पूछा गया कि घनत्व सबसे अधिक किस परत का होगा? तो 11वें का मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब होगा ये आंतरिक क्रोड का होता है, यानी कि जो ये वाली परत होगी नीचे, ये वाली कोर जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको हिंदी में क्रोड बोलते हैं। तो सबसे अधिक घनत्व किसका होगा? सबसे नीची वाली परत का अधिक घनत्व होता है। हिमालय का कौन सा भाग शिवालिक कहलाता है? तो शिवालिक एक पर्वत श्रृंखला है। अब हिमालय का कौन सा भाग शिवालिक कहलाता है? तो पहले तो एक बात ध्यान रखना, हिमालय के सबसे नवीन, अगर न्यू पर्वत श्रृंखला की बात करी जाए तो वो शिवालिक पर्वत जो पर्वत श्रृंखला है वो होगी। और ये अगर हिमालय ये है ऐसे ऐसे कुछ करके, तो इसकी जो यहाँ पर यूपी लगता है, और यूपी के सबसे करीब की अगर बात करो तो ये शिवालिक पर्वत सबसे करीब है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही जवाब मेरे भाई होगा ये दक्षिणी नवीनतम भाग है, यानी कि साउथ का सबसे नया भाग। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। मैंने आपको पहले बताया साउथ का सबसे नया भाग ये साउथ होता है, तो ये साउथ की ओर पाया जाता है, और सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला भी पाई जाती है शिवालिक। तो इतनी बात आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। डोल ड्रम क्षेत्र ये किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार पीसीएस में जो है पिछली बार आया था डोल ड्रम। ये जो क्षेत्र है, एरिया है, ये किससे संबंधित है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसका मेरे भाई सही जवाब होगा निम्न दाब एवं शांत पवन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ज्योग्राफी से एक अच्छा क्वेश्चन था, निम्न दाब और शांत पवने, है ना, जिसको ठहरी हुए पवने कहते हैं वो। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? अब आपको कर्क रेखा के बारे में पढ़ा ही होगा। ये एमपी से निकलते हुए भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो जाहिर सी बात है आप सभी को पता होगा, ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, क्या मुझे आप उन स्टेट, जितने स्टेट से ये गुजरती है, क्या उन स्टेट्स के नाम आप कमेंट पर बता सकते हो? 8 के 8 स्टेट्स के नाम एक बार बता दें, मैं समझूंगा कि आपकी जो बिहार पीसीएस है उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। भारत का सबसे बड़ा जलोढ़ मिट्टी किस नदी से बनता है? तो जो आपको पता होना चाहिए कि जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है, और भारत में सबसे पाई जाने वाली भी जलोढ़ मिट्टी है। तो ये किस नदी से सबसे ज़्यादा बनती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मेरे भाई सही जवाब होगा ये गंगा और ब्रह्मपुत्र, इस दोनों नदियों के संगम से, दोनों नदियों के मिलन से ज़्यादा बनती है, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदियाँ मिलकर के जलोढ़ मिट्टी का निर्माण सर्वाधिक करती हैं। बिहार में सर्वाधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? अब जो बिहार की सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है वो आपसे पूछा गया। यहाँ पर 4 जिले आपके सामने हैं, कौन सा जिला सबसे अधिक ऊंचा है ये आपसे पूछा है। तो मेरे भाई सही जवाब होगा बिहार का रोहतास जिला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जो बिहार का रोहतास है इसकी हाइट सबसे अधिक होगी, सबसे अधिक ऊंचा होगा।
अब बिहार में सोमेश्वर पहाड़ियाँ हैं, ये कहाँ पर स्थित है आपसे पूछा है। ज्योग्राफी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोमेश्वर पहाड़ियों की वजह से ही बिहार में सबसे अधिक बारिश होती है। तो आपको बताना है कि सोमेश्वर पहाड़ी जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा, ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब पश्चिमी चंपारण में फॉरेस्ट रिजर्व सबसे ज़्यादा है, आपको पता होगा, यानी कि सबसे अधिक जंगल पाए जाते हैं। दूसरी बात, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पर है, तो ये पश्चिमी चंपारण में है। तो पश्चिमी चंपारण से इतनी बात आप ध्यान रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। बिहार का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे, तो अब साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था सबसे प्रथम, तो इसका सही जवाब होगा, ये थे रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था जो साहित्य के लिए दिया गया था वो रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था, जो हिंदी साहित्य के काफ़ी बड़े कवि हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस जिले में है, तो अब ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये बिहार की जान है, आन है, बान है और शान है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये वर्तमान में किस जिले में है आपसे पूछा है, तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब होगा, ये है भागलपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ये भागलपुर में है। अब पटना बिहार की क्या है, ये है राजधानी। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये भैया नालंदा में है, और इसको बनाने का काम जो है कुमार गुप्त ने किया था। बिहार में गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, अब गंडक नदी पर बनी हुई है एक गंडक परियोजना, मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 4 उद्देश्य आपको नीचे दिए गए। सही जवाब होगा सिंचाई के लिए। तो बिहार में सिंचाई व्यवस्था सबसे अधिक है, बहुत अच्छी है, और बहुत स्मूथली सिंचाई व्यवस्था बिहार में चलती है। तो वहाँ पर कई सारी परियोजनाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो गंडक परियोजना है इससे बिहार में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जो बिहार जो संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल जो मैं अभी बात कर रहा था, उसमें एक शब्द है बंधुता। बंधुता शब्द का अर्थ क्या है, एक शब्द होता है बंधुता, इसका अर्थ क्या है, तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप सही जवाब पढ़िए और सही जवाब दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बंधुता का मतलब होता है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता से कोई मतलब नहीं, सामाजिक स्वतंत्रता से, सामाजिक समानता से कोई मतलब नहीं, और आर्थिक न्याय से कोई मतलब नहीं, यानी कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता, इसको ही बोलते हैं बंधुता। ठीक है, इसको ही बोलते हैं बंधुता। अशोक के शिलालेखों में सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो जो अशोक के शिलालेख थे उसको सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने पढ़े थे। अब आपको पता होगा कि अशोक मगध महाजनपद का सबसे प्रतापी शासक था, तो उसके बहुत सारे शिलालेख बिहार में आपको मिलेंगे। एक शिलालेख उसका था जो अकबर उठा के लेके आया था आपका आगरा में, ध्यान करो। तो जो सर्वप्रथम पढ़ने वाला व्यक्ति था उसके शिलालेखों को, तो उनका नाम था कौन सा, जेम्स प्रिंसिप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जेम्स प्रिंसिप नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहली बार ट्रांसलेट किया, उनको पढ़ा। अब जो जीटी रोड होता है, ग्रैंड टैंक रोड, इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था, जीटी रोड का, तो मेरे भाई इसका निर्माण भी शेरशाह सूरी ने करवाया था और पुनर्निर्माण भी शेरशाह सूरी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और इसको शेर ए बिहार के नाम से हम जानते हैं, किसको, शेरशाह सूरी को। भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट भंडार कहाँ पर, अब लिग्नाइट जो एक मटेरियल है ये सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है, तो मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा, ये पाया जाता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के नेवेली में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट। अब इसको मैं करवा क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये करंट अफेयर का अभी हिस्सा रहा है, तो ये आ सकता है, ये सीए का हिस्सा रहा है, इट मीन्स कि ये एकदम से आ सकता है बिहार आपके बिहार पीसीएस में। ठीक है, दक्षिण बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, अब जो दक्षिण बिहार है इसका शोक किस नदी को कहते हैं, ध्यान देना, बिहार का शोक नहीं, बिहार का शोक की अगर बात करोगे तो वो कोसी नदी होगा, लेकिन दक्षिण बिहार का शोक किसको कहते हैं, तो भैया ये पुनपुन नदी को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। पुनपुन नदी को दक्षिण भारत का क्या कहते हैं, शोक के नाम से जानते हैं, दक्षिण बिहार का शोक, लेकिन बिहार का शोक कोसी नदी को क्यों जानते हैं, क्योंकि ये बारिश के समय पर काफ़ी ज़्यादा जान और माल की हानि करती है, जिससे आम जनमानस को जो है उनका जीवन प्रभावित होता है। बिहार में सबसे अधिक मक्का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, तो जो आपका मक्का है ये बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो मेरे भाई सही जवाब क्या हो जाएगा, सीमांचल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा, मखाने की अगर बात करें कि मखाना सबसे अधिक कहाँ पर जो किस क्षेत्र में सबसे पैदा होता है, तो ये भी सीमांचल में ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। तख्त श्री हरि मंदिर साहिब ये कहाँ पर है,
तख्त श्री हरि मंदिर साहिब ये कहाँ पर है, ये आपसे पूछा गया है। अब साहिब पीछे लगा है तो जाहिर सी बात है कि ये सिख धर्म से संबंधित कोई गुरुद्वारा हो सकता है। तो इसका मेरे भाई आप यहाँ पर जवाब दीजिएगा। सही जवाब होगा ये भैया कहाँ पर है, ये है पटना में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? अब ये राज्यों के नीति निर्देशक तत्व को ही हम डीपीएसपी बोलते हैं, यही तो डीपीएसपी होते हैं। अब इनको लाया क्यों गया था? क्योंकि समाज के सभी लोगों को आर्थिक मदद मिल सके, इसके लिए डीपीएसपी लाए गए। ये किस भाग में है? वेरी इजी क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये भाग चौथे में है, यानी कि संविधान के भाग 4 में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अष्टप्रधान परिषद ये किस शासन में थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अष्टप्रधान परिषद नाम की क्या बनाई गई थी? एक तरीके से मंत्रिमंडल बनाया गया था। ये किस शासक में बनाया गया था, ये आपसे पूछा है। तो 4 शासकों के नाम नीचे आपको दिए गए हैं मेरे भाई। इसका सही जवाब होगा ये शिवाजी के शासक में बनाए गए थे अष्टप्रधान मंडल। ये मंत्रिमंडल हुआ करता था, इसमें 8 मंत्री हुआ करते थे जिसको हम अष्टप्रधान मंत्रिमंडल बोलते थे, और ये बना था शिवाजी के शासन काल में। तीसरा देखिएगा कि बिहार में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मुख्यतः किस नदी तंत्र से जुड़ा है? सबसे अधिक जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वो किस नदी के कारण ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव डालती है? तो सही बात क्या होगी? कोसी, गंडक और बागमती, ये 3 नदियाँ को जो तंत्र है, सिस्टम है, ये बिहार को सबसे ज़्यादा मुश्किल में डालता है। कब? बारिश के टाइम पर, क्योंकि सबसे अधिक जो फ्लड आती है बिहार में वो इन तीनों नदियों से आती है। तो आज की इस वीडियो की PDF फाइल नीचे से जा करके पिंड कमेंट से डाउनलोड कर लेना। मैंने जो एक लिंक है वो लगा दिया, एक जा करके उससे डाउनलोड कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। इसी तरीके के हम रोज़ वीडियो लेकर के आएंगे सुबह 8 बजे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।